रामकिशन के देहांत को 4 दिन ही हुए थे। 12 दिन का शोक चल रहा था। एक दिन अचानक एक गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी। उसमें से एक आदमी निकला और शोक में बैठे लोगों के बीच जाकर बोला, रामकिशन के वारिस कौन कौन हैं? बैठक में 40-50 लोग बैठे थे। वे सभी अचानक इस तरह का प्रश्न करने वाले शख्स का मुंह ताकने लगे। वहां पर रामकिशन के बेटे भी बैठे हुए थे। फिर रामकिशन के बेटों ने हाथ ऊपर करते हुए कहा, हम उनके बेटे हैं, कहिए आपको हमसे क्या काम था? वह व्यक्ति रामकिशन के तीनों बेटों को गौर से देखता हुआ बोला, आज से 15 साल पहले तक रामकिशन मेरे शहर में नौकरी किया करते थे। उस समय उन्होंने मेरे से कुछ पैसे उधार लिए थे। वह रकम ब्याज सहित अब 25 लाख रुपये हो चुके हैं। आज मैं वह पैसे लेने आया हूँ। उस आदमी को इतना कहते ही वहाँ पर खुसर पुसर शुरू हो गई। रामकिशन का बड़ा बेटा जो एक सरकारी नौकरी में था, खड़े होते हुए बोला, आपके पास क्या सबूत है कि मेरे पिताजी ने आपसे पैसे उधार लिए थे? वह आदमी मुस्कुराता हुआ बोला, मैं एक वकील हूँ, इतना मूर्ख भी नहीं हूँ कि बिना सबूत के चला आऊँगा। मेरे पास 20 रुपये का ब्रांड है जिस पर तुम्हारे पिता ने अपने हाथों से पूरा विवरण लिख रखा है और अपने साइन भी कर रखे हैं। बड़ा बेटा बोला, मैं नहीं मानता इस बात को, मुझे तो आप फ्रॉड लगते हो। 15 सालों तक चुप बैठे रहना, फिर पिताजी के निधन के तुरंत बाद आपका अचानक से आ जाना, यह सब क्या है? अगर मेरे पिता ने पैसे लिए भी होंगे तब भी वह कर्ज उनके साथ ही खत्म हो गया। मैं यह पैसे देने को साफ इनकार करता हूँ। रामकिशन का दूसरा बेटा जो ठेकेदार था, वह बिल्डिंग बनाने के काम लिया करता था। वह बोला, वकील साहब आप जिन पैरों से चलकर आए हैं उन्हें पैरों से वापस चले जाइए। अगर आपको पैसे चाहिए थे तो पिता के जीवित होते आते। हमारे पिता ने हमें बताया नहीं कि उन पर कोई कर्जा है। वकील बोला, पहले इसलिए नहीं आया क्योंकि कर्ज वसूलने का दिन आज था। रही बात वापस जाने की, तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आया, यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। अगर आप अपने पिता का कर्ज देने से इनकार करते हो तो मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। मगर मेरे रामकिशन जी के साथ दोस्ताना संबंध थे। मैं नहीं चाहता कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी इज्जत उछाली जाए, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ रियायत दे दूंगा। मगर तुम लोग कर्ज देने के लिए हाँ तो कहो। रामकिशन के बेटे चुपचाप रहे। किसी ने भी कर्ज चुकाने की हिम्मत नहीं दिखाई। वकील फिर बोला, यहाँ पर तुम्हारे समाज के लोग बैठे हैं, रिश्तेदार भी बैठे हैं, क्या तुम लोगों को अपने पिता की इज्जत प्यारी नहीं है? रामकिशन का छोटा बेटा खड़ा होकर बोला, आप सबूत दिखाइए, मैं पिताजी का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूँ। उसके इतना कहते ही उसकी पत्नी अन्य औरतों के साथ दरवाजे पर खड़ी होकर पूरी बातें सुनी और समझ रही थी। जल्दी से बाहर आई, फिर अपने पति का हाथ पकड़कर अंदर ले गई। बोली, यह आप क्या कर रहे हो जी? कहाँ से चुकाओगे 25 लाख रुपये? हमारे पास तो 25,000 भी नहीं है। आपके भाई पूरी तरह से संपन्न होकर भी चुपचाप बैठे हैं, फिर आप क्यों अपने ऊपर अपने पिताजी का कर्ज चुकाने का इतना बड़ा बोझ ले रहे हो? रामकिशन के छोटे बेटे के पास बस एक जमीन ही थी। वह एक छोटा मोटा काम करके अपने घर का गुजारा कर लिया करता था। उसी में पति पत्नी किसी तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। रामकिशन ने छोटे बेटे की जिम्मेदारी बड़े बेटों को संभाली थी क्योंकि रामकिशन जी की तबीयत खराब रहने लगी थी। लेकिन भाइयों ने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी और अपनी अपनी जिंदगी में मस्त रहे। छोटा बेटा खुद अपनी मेहनत करके अपनी जिंदगी बिता रहा था। रामकिशन जी ने जमीन सबके नाम करके रखी थी जिससे उसकी थोड़ी मदद हो जाती थी। बस वह जमीन का टुकड़ा ही इसका सहारा था। लेकिन अब वह भी उसके नसीब में नहीं बचा। आज वह भी जाने वाला था। छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला, मैं अपनी जमीन बेच दूंगा मगर पापा का नाम खराब नहीं होने दूंगा। पत्नी आंखों में आंसू भर कर बोली, आपकी इसी आदत के कारण हम लोग गरीब हैं। भगवान के लिए ऐसा मत करिए। अगर जमीन बिक गई तो हम खाएंगे क्या? उसी के सहारे तो हमारे दिन कट रहे हैं। तुमने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। आज पिताजी की इज्जत का सवाल है। क्या तुम यह चाहोगी कि जीवन भर पूरा गांव के सामने मैं सर झुकाकर रहूं? तुम हमेशा मुझे सच्चा मर्द कहते आई हो, फिर आज तुम्हें क्या हो गया? क्यों मुझे नामर्द बनने पर तुली हो? अचानक पत्नी को होश आया, उसके तेवर बदल गए। गर्व के साथ बोली, माफ कर दो जी, आप जो पहले परिवार की इज्जत बचाओ। रही बात पेट भरने की, उसके लिए मुझे आपके बाजू पर भरोसा है। आप हमें भूखा नहीं सोने दोगे। लोग अब भी धीमी आवाज में फुसर फुसर कर रहे थे। वकील मुस्कुराते हुए बोला, अब भी पिता का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हो या पत्नी के कहने पर हो?
मुस्कुराते हुए बोला, वह एक मर्द की पत्नी है। वकील साहब, आप सबूत दिखाइए, मैं कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर मैं आपको अपने हिस्से की ज़मीन दे दूंगा, मगर पिताजी पर कर्ज नहीं रहने दूंगा। वकील ने एक बार फिर रामकिशन के बड़े बेटों की तरफ देखा, फिर कहा, क्या तुम लोग अपने भाई का साथ नहीं दोगे? अपने सर झुकाए बैठे रहे मगर कुछ नहीं बोले। वकील साहब बोला, आज से 25 साल पहले मैं और रामकिशन जी ने मिलकर कुछ शेयर खरीदे थे। उस समय उनकी कीमत 50,000 रुपये थी। शेयर खरीदते वक्त यह तय हुआ था कि दोनों में से किसी एक की मृत्यु होते ही शेयर बेच दिए जाएंगे और जो रकम मृतक के हिस्से में आएगी वह उसके योग्य संतान तक जीवित हिस्सेदार पहुंचाएगा। जीवित हिस्सेदारी के पास उस समय के हालातों को देखते हुए यह पूरा अधिकार होगा कि वह हिस्से की रकम सभी बेटों में बराबर बांटे या किसी एक को दे। यह उसकी मर्जी पर निर्भर करेगा। वकील आगे बोला, क्योंकि मैं ही वह जीवित शख्स हूँ, मेरे पास पूरा अधिकार है कि रामकिशन का वह हिस्सा मैं किसी को भी दे सकता हूँ। इसलिए मैंने कर्ज का नाटक किया। उन पर कोई कर्ज नहीं है, बल्कि शेयर बेचने के बाद और टैक्स काटने के बाद 75 लाख रुपये उनके हिस्से में आते हैं और वह 75 लाख रुपये मैं रामकिशन जी के छोटे बेटे को देने की घोषणा करता हूँ, क्योंकि उनका सच्चा हकदार है। जो बेटे पिता का ऋण चुकाना अपना कर्तव्य नहीं समझते, उनके पिता की संपत्ति में भी कोई हक नहीं बनता। इतना सुनते ही सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और रामकिशन के बड़े बेटों का मुंह उतर गया। उनकी पत्नियां कुछ देर पहले अपने देवर को मूर्ख समझ रही थी, अब वह उन्हें खा जाने वाली दृष्टि से देख रही थी। यह देखकर सभी लोगों ने तालियां बजाई और स्वागत किया। तब उनकी पत्नी बोली कि सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी और खुददारी के रास्ते में कांटे और दर्द बहुत मिलते हैं, मगर एक दिन ईश्वर सुनता जरूर है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।